जब मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने फाइनली मुझे ढूंढ निकाला, मैं स्कूल की वॉल बांध रहा था क्योंकि मुझे देर हो रही थी। उस 3 मीटर ऊंची वॉल के ऊपर बैठकर मैंने कैजुअली नीचे देखा। स्कूल ग्राउंड्स के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशंस वाले लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। मेरे चेहरे पर इमोशंस का कोई निशान नहीं था। मैंने हवा में छलांग लगाई, परफेक्टली अपने पैरों पर लैंड किया, कैजुअली कपड़े झाड़े और चेकर्ड शर्ट पहने एक मिडिल एज्ड आदमी की तरफ मुड़ा। मैंने पोलाइटली ग्रीट किया, गुड डे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने एक फोर्स्ड ऑकवर्ड हंसी दी। उन्होंने मुझे बगल में खड़े ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराया। ये जियांग फान है। प्रिंसिपल के हाथ की डायरेक्शन फॉलो करते हुए मैंने 3 लोगों की एक फैमिली और हुडी पहनी एक यंग गर्ल को देखा। जैसे मैं उन्हें देख रहा था, वो भी मुझे साइज अप कर रहे थे। चारों के चेहरे पर 4 बिल्कुल अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। मिडिल एज्ड आदमी का एक्सप्रेशन बुरा और खट्टा था। मिडिल एज्ड औरत का चेहरा इमोशंस से बुरी तरह भरा हुआ था, जबकि दोनों यंग गर्ल्स अपना शौक छुपा नहीं पा रही थी। मैडम चेन ने हुडी वाली लड़की से कहा, ग्रेट मास्टर सू, क्या आप चेक कर सकती हैं कि ये सच में वही है? सून यानशू मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ी, हैंड सील बनाई। उसने धीरे से कहा, माफ करें इंट्रूजन के लिए। उसे देखते हुए मेरे माइंड में एक थॉट फ्लैश हुई, हेवनली मास्टर की लिनिएज। सून यानशू की आंखों में मैडम चेन की बॉडी से एक रेड थ्रेड निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रेड थ्रेड मेरे पास आते ही अचानक रुक गई। उसने खुद को मेरे साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा। सून यानशू ने अपने दिल में उठती ईयरी फीलिंग को दबाया। उसने सोचा, कितना फ्रजाइल फेट का धागा है। उसने मैडम चेन की तरफ मुड़कर कहा, मैडम चेन, ये सच में वही है। मैडम चेन अर्जेंटली आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एम्ब्रेस करना चाहती हूं। मैंने 2 कदम पीछे हटकर उसे अवॉइड किया। प्रिंसिपल ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, जियांग फान बेटे, ये लोग एक्चुअली तुम्हारी फैमिली हैं। मैं चुपचाप तीनों को देखता रहा। बेशक मुझे पहले से पता था, 2 साल पहले स्पेशल अबनॉर्मलिटीज ब्यूरो ज्वाइन करने के बाद से ही। बस मेरी डेस्टिनी इतनी पतली थी। 12 साल की उम्र से अकेले भटकते हुए जिंदगी और मौत की पतली लकीर पर चलते चलते मैंने कब का रिश्तों की हर फीलिंग को घिसकर खत्म कर दिया था। मेरी इनडिफरेंस देखकर चेन जिंग ने खुद को फोर्स किया और वो सेंटिमेंटल बातें निकल गई जो उसने प्रिपेयर की थीं। उसने सिंपली एक्सप्लेन किया, मैं चेन जिंग हूं, तुम्हारी नूना। 17 साल पहले चेन फैमिली में बेबीज की मिक्सअप हो गई थी। फैमिली बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। कहते हैं मिक्सअप था, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में ऐसी गलती कैसे हो सकती है? ये क्लियरली एक जानबूझकर स्विच था। मेरी चुप्पी देखकर चेन जिंग ने कंटिन्यू किया, ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ सेंट्रल प्रोविंस चलो, ठीक है? जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, मेरे पॉकेट में फोन बस किया। मैं कुछ कदम दूर गया और मैसेज चेक करने के लिए फोन निकाला। ये स्पेशल अबनॉर्मलिटीज ब्यूरो के डायरेक्टर शाओ फान का टेक्स्ट था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपरवर्क सब हो गया है, सेंट्रल प्रोविंस कब आ रहे हो? मेरे यूजुअली एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हेल्पलेसनेस की एक झलक आई। मैंने रिप्लाई टाइप किया, डायरेक्टर, क्या मैं ये स्किप कर सकता हूं? किसी और को भेज दो। शाओ फान ने लिखा, सुनो, तुम्हें पता है ना सिचुएशन, ब्यूरो में बाकी सब रॉन्ग एज के हैं, सिर्फ तुम ही कॉलेज एज प्रोफाइल में फिट होते हो। इसके अलावा अगर उन स्पॉइल्ड ब्रैट्स ने ट्रबल नहीं मचाया होता तो तुम 4 महीने पहले ही एग्जाम्स दे चुके होते और स्कूल शुरू कर चुके होते। युआन निंग ने प्ली किया, मुझे यकीन है अगर तुमने एग्जाम दिया तो डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाओगे। मुझे पता था ये मिशन टाला नहीं जा सकता। अंदर से एक साई लेते हुए मैंने लिखा, ठीक है, समझ गया। ये जानकर के मैं मान गया, युआन निंग की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ी। मैंने तुम्हारे लिए कई मेजर्स अरेंज कर दिए हैं, पहुंचकर खुद चूज कर लेना। कब आओगे? प्राइवेट जेट चाहिए? मैंने ऊपर देखा, वहां चेन फैमिली के मेंबर्स इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एक साथ हो रहा था, सब एक ही बार में निपटा लेते हैं। मैं चेन जिंग की तरफ मुड़ा और पूछा, हम कब निकलेंगे? मेरा कोल्ड डिमीनर देखकर चेन जिंग ने अज्यूम किया कि मैं फैमिली के पास लौटने में रिलक्टेंट हूं। उसने खुद को लंबी परजुएशन के लिए प्रिपेयर किया था। उसे नहीं पता था कि एक टेक्स्ट चेक करने के बाद मैं इतनी जल्दी अग्री कर लूंगा। मिस्टर चेन का चेहरा और भी डार्क हो गया। जैसे ही चेन फैमिली ज्वाइन करने की बात सुनी, ये इतना डेस्परेट और इम्पेशेंट हो गया। अगले दिन दोपहर को मैं चेन्स के साथ इंपीरियल कैपिटल की फ्लाइट में बैठ गया। चेन जिंग ने क्यूरियसली पूछा कि मैंने दोपहर तक इंतजार करने पर क्यों जोर दिया। उन्होंने ओरिजिनली सुबह ही निकलने का प्लान किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया और दोपहर तक वेट करने पर जोर दिया। चेन जिंग ने अज्यूम किया कि मुझे सामान पैक करना होगा। उसने हेल्प भी ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस पूरे दिन में कोई भी मुझे नहीं देख पाया। मैं लगातार फोन पर टाइप करता रहा। वजह यह थी कि रात को मैं अपनी ड्यूटीज हैंड ओवर नहीं कर पाया था। चेन जिंग जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ रही थी और मैं बेहद प्री ऑक्यूपाइड लग रहा था।
वो और भी पजल्ड हो गई। क्या वो क्लासमेट्स से बाय बाय कह रहा है? उसने नोटिस किया कि मेरे फोन का कोई रिकग्नाइजेबल ब्रांड नहीं था। वो रिमार्केबली थिन और लाइट लग रही थी। उसने सोचा ये नॉक ऑफ कहां से लाया होगा, तो उसने कैपिटल में अपने असिस्टेंट को एक नया फोन खरीदने का इंस्ट्रक्शन दिया। एक पल सोचकर उसने ऐड किया कि वही मॉडल हो जो चेन यू ने पिछले महीने खरीदा था। फाइनली जब मैंने अपने सारे अफेयर्स अरेंज कर लिए और फोन रखने ही वाला था, एक नया मैसेज आया। ये एक फाइल थी। टाइटल था जू नियानशू का रेज्यूमे। जू नियानशू 20 साल, कुआन टेम्पल की डिसाइपल, माउंट कुआन, ईस्ट जू। 1 साल पहले इंपीरियल कैपिटल में करियर शुरू करने के लिए पहाड़ से उतरी। फॉर्चून टेलिंग व फेंगशुई में एक्सट्रीमली एक्यूरेट। कैपिटल की हाई सोसाइटी और अकल सर्कल्स में काफी वेल नोन और बहुत सक्सेसफुल। बढ़िया, मैंने सोचा, ये लड़की आसानी से फूल नहीं होगी। उसी इंस्टेंट में एक और फाइल आई। ये चेन फैमिली का इंट्रोडक्शन था। मैंने क्लिक करके ओपन किया। 100 पेजेस से ज्यादा लंबी थी। हर चेन फैमिली मेंबर का बर्थ से लेकर हर एक्सपीरियंस डिटेल में था। स्पेशली जो चेन यू बर्थ के टाइम स्विच हुआ था, उसे प्रोमिनेंटली रेड में हाईलाइट किया गया था। उसके राइट बाद चेन फैमिली की सारी एसेट्स का ब्रेकडाउन था और कई और मेटिकुलस डिटेल्स। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और बस फोन रख दिया। अगर ये मिशन ना होता तो सच में साउथ प्रोविंस छोड़कर कहीं नहीं जाता। मुझे तभी चैन मिलता है जब मैं खुद इस जगह की रखवाली कर रहा हूं। चेन जिंग ने देखा कि मैंने फोन रख दिया और कोई टॉपिक ढूंढने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने बात शुरू कर दी। मैंने अपने सिर से कुछ बाल खींचे, पॉकेट से एक छोटी प्लास्टिक बैग निकाली और उसमें बाल रख दिए। कैपिटल पहुंचकर डीएनए टेस्ट करवा लेना। चेन जिंग एक पल के लिए फ्लस्टर्ड हो गई। समझ नहीं आया कि लेना चाहिए या नहीं। सिचुएशन इनक्रेडिबली ऑकवर्ड थी। मैंने डिसाइसिवली बैग उसके हाथ में रख दी। मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि चेन्स के साथ रहूंगा या नहीं, लेकिन ये मैटर अनसर्टेनिटी में नहीं रहना चाहिए। चेन जिंग ने कहा, मास्टर जू गलती नहीं करते। ये कहते हुए भी वो एक्चुअली अंदर से काफी एंग्शियस थी। उन्होंने मास्टर जू की गाइडेंस फॉलो करते हुए इतना सफर किया, फिर भी वो मास्टर जू के मेथड्स को नहीं समझ पाती थी। चेन जिंग ने प्लास्टिक बैग रख ली और पूछा, वापस पहुंचकर मैं तुम्हारा हाई स्कूल में री एनरोलमेंट अरेंज कर दूंगी। कौन सा स्कूल चाहिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल कैसा रहेगा? चेन जिंग ने एक पॉइंट ऐड किया, ये पूरे कैपिटल का बेस्ट हाई स्कूल है। मैं कभी कैपिटल में ज्यादा समय तक नहीं रहा था, इसलिए नेचुरली नहीं जानता था कि कौन से स्कूल्स अच्छे हैं या बुरे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा हाई स्कूल अटेंड करने का कोई इरादा नहीं था। जरूरत नहीं, लेकिन शुक्रिया नुन्ना, मैंने धीरे से विस्पर किया। थोड़ी देर सो लेता हूं। चेन जिंग एक पल के लिए स्टन रह गई। ठीक है, मैंने सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे इंस्टेंटली सो गया। कल से मैं साउथ प्रोविंस में अपनी ड्यूटीज हैंडओवर करने में नॉन स्टॉप लगा हुआ था। 2 दिन एक रात में एक पल की भी रेस्ट नहीं मिली थी। अपने करंट लेवल ऑफ कल्टीवेशन के साथ बिना सोए रहने से मेरी हेल्थ पर कोई खास असर नहीं पड़ता था। बस थोड़ी पीस और क्वाइट चाहिए थी। चेन जिंग ने मुझे सरप्राइज से देखा। इतनी जल्दी सो गया देखकर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मिस्टर चेन, जो मुझे स्लगिश देखकर और दोपहर तक रुकने की जिद देखकर पहले से ही मेरे लिए डीप डिस्टेस्ट फील करने लगे थे, लेकिन मैडम चेन बार बार मेरी तरफ देख रही थी। चेन जिंग ने अपनी माँ को रिपीटेडली देखते हुए नोटिस किया और धीरे से विस्पर किया, जांगफान सो रहा है माँ। फिर उसने 17 साल से बिछड़े इस बायोलॉजिकल भाई को ध्यान से ऑब्जर्व किया। नींद में भी मेरे अंदर से एक कोल्ड और अनअप्रोचेबल ऑरा निकल रही थी। सिर से पैर तक कपड़ों पर कोई डिजाइनर लेबल नहीं था, लेकिन उससे मेरे बॉडी से निकलती शार्प पियर्सिंग ऑरा नहीं छुप रही थी। अंदर से बाहर तक मैं बर्फ जितना ठंडा था और एक बेहद स्ट्रांग डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी था। मैं चेन यू के बिल्कुल उलट था, जो चेन हाउसहोल्ड में पला बढ़ा था। चेन यू एलिगेंट और पोलाइट था, रेडियंट डिमीनर के साथ, हमेशा दूसरों के साथ बड़े ह्यूमिलिटी से पेश आता था। घर पर वो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड यंगेस्ट सन था, बाहर चेन फैमिली का एडमायर्ड गोल्डन चाइल्ड। मेरी पिछली 17 साल की जिंदगी के बारे में सोचते हुए चेन जिन के दिल में एक तकलीफ उठी। जू नियानशु उनके पीछे की रो में बैठी थी, इसलिए नेचुरली उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। जब उसने मुझे डीएनए टेस्ट सजेस्ट करते सुना, उसे जरा भी ऑफेंस नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई किंड्रेड स्पिरिट मिल गया हो। जू नियानशु को प्रेमोनिशन हो रहा था कि ये यंग मैन जियांग फैन कुछ भी हो लेकिन सिंपल नहीं है। मुझे आंखें बंद करके मेडिटेशन में देखते हुए जू नियानशु ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जब हाथ हटाया, उसकी आंखें ब्रिलियंट गोल्डन हो गईं। 5 सेकंड से भी कम समय देखने के बाद जू नियानशु ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं और उसने अपने मुंह के कोने से निकल रहे खून की एक बूंद छुपाने के लिए हाथ से मुंह ढक लिया। सामने की रो में बैठे मैंने अचानक आंखें खोलीं और पीछे देखा। चेन जिंग ने सोचा वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही हैं और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कुछ हुआ? मैंने रिप्लाई किया। ज्यादा धीरे बोलूंगी? कुछ नहीं।
उसके बाद मैंने फोन निकाला और टैंग श्वान को एक मैसेज भेजा, बस 4 सिंपल वर्ड्स, जू नियानशू से सावधान रहना। जू नियानशू को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उसने चुपचाप टिश्यू से होठ का खून पोंछा, आंखें बंद की और जो अभी देखा था उसके बारे में सोचने लगी। अंदर से अनकंट्रोलेबल सौरों की एक लहर उठ रही थी। रात 11 बजे फाइनली वो इंपीरियल कैपिटल में लैंड किए। असिस्टेंट पहले से ही ग्रुप को पिकअप के लिए वहां था। चैन जिंग ने उसे मेरे बालों वाली प्लास्टिक बैग दी और केयरफुली इंस्ट्रक्शंस दिए। जू नियानशू ने अपना बैंक बैलेंस देखा जिसमें अभी अभी कई जीरोज ऐड हुए थे, लेकिन उसे यूजुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मुझे जाते देखकर उसने जल्दी से आवाज दी, एक मोमेंट रुको। शू नियानशू मेरे पास आई और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी। चेन फैमिली के तीनों मेंबर्स काफी सरप्राइज थे। मैंने उसे क्वेश्चनिंग लुक दिया, फिर एक फोन नंबर बताया। शू नियानशू ने केयरफुली नंबर एंटर किया और वहीं टेस्ट कॉल कर दी। मेरे फोन से एक चाइम आई। शू नियानशू ने कहा, ये मेरा नंबर है, कुछ भी हो कभी भी मुझे ढूंढ सकते हो। ये कहकर वो चैन फैमिली के एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आया कि आज किनशिप का धागा कैसे कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो पलटी और बोली, एक सेकंड के लिए आ सकते हो। शू नियानशू से कोई मैलिस नहीं थी। ये फील करके मैं उसके पास गया। शू नियानशू ने वेट किया जब तक वो चेन्स की नजर से दूर ना हो गई और सीक्रेटली कुछ मेरे हाथ में दे दिया। ये क्या है? 6 जीरोज। मैंने हाथ में बैंक कार्ड देखा और कंफ्यूज सोचा, ये हेवनली मास्टर लिनिएज की है ना? ये अचानक कोई जेनरस गिफ्ट गिविंग डीटी की तरह क्यों बिहेव कर रही है? दिल में उठती स्ट्रेंज फीलिंग दबाते हुए मैंने कार्ड पॉकेट में रख लिया और कुछ परफंक्टरी रिप्लाईज दिए। चेन जिंग और बाकी लोग चेन रेजिडेंस की तरफ रवाना हो गए। जब से शू नियानशू सेंट्रल प्रोविंस आई थी, उसने हाई सोसाइटी में अनगिनत पावर स्ट्रगल्स देखे थे। शू नियानशू यूजुअली अपने पैसे 2 अलग अलग कार्ड्स में रखती थी। उसने जो कार्ड मुझे दिया था वो उनमें से एक था। उसमें करीब 50 लाख युआन थे। जो अभी हुआ उसके बारे में सोचते हुए शू नियानशू अपने डोर स्टेप पर पहुंची। उसने चुपचाप एक टैलिस्मैन निकाला, उंगलियों के बीच कसकर थाम लिया। हाई अलर्टनेस के साथ उसने अपने दरवाजे पर खड़े 2 लोगों को देखा। मिस शू नियानशू, ग्रीटिंग्स। दोनों में से एक ने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाया और बोला, मैं स्पेशल एबनॉर्मैलिटीज ब्यूरो का कमांडर हूं, तांग श्वान। क्या हम बात कर सकते हैं? कार से उतरने के बाद मैं एक हाथ से लगेज पुश करता हुआ दूसरे हाथ से फोन पर मैसेजेस हैंडल कर रहा था। चेन जिंग ने पीछे मुड़कर देखा। मैं चुपचाप पीछे चल रहा था, सब कुछ खुद उठाए हुए। उसे अपनी पेस थोड़ी स्लो करनी। पूरे रास्ते जब मैं सो नहीं रहा था, फोन पर लगा हुआ था, टाइप करते रहा। उसे मुझसे बात करने का एक भी मौका नहीं मिला। घर के अंदर आने के बाद ही मैंने फाइनली फोन रखा। इस वक्त चेन हाउस में सर्वेंट्स के अलावा सिर्फ चेन यू था। वो काफी देर से लिविंग रूम में एक्सट्रीम टेंशन और एंग्जाइटी के एक्सप्रेशन के साथ वेट कर रहा था। जिस दिन से उसे पता चला कि वो चेन्स का बायोलॉजिकल सन नहीं है, डर, इनसिक्योरिटी और चिंता ने उसे तब तक दबाए रखा जब तक वो सफोकेट नहीं हो गया। चेन फैमिली को वापस आते देखकर चेन यू उनसे मिलने के लिए दौड़ा। पापा, मम्मा, दीदी सब आ गए। मिस्टर चेन ने स्लाइट नोट किया। शाओ यू। मैडम चेन ने स्माइल करके चेन यू का हाथ लिया। फिर उसने इंट्रोड्यूस कराया, ये जियांग फैन है। चेन यू के चेहरे की स्माइल थोड़ी फोर्स्ड लग रही थी। वो स्लाइटली फ्लस्टर्ड लग रहा था जब उसने कहा, भैया। मैंने उस पर एक नज़र डाली और कोल्डली कहा, जियांग फैन बुला लो, ये ज़रूरी नहीं। वो मेरे आईसी एक्सटीरियर से इंटिमिडेटेड लग रहा था। चेन यू थोड़ा सिकुड़ गया और इंस्टिंक्टिवली मैडम चेन की तरफ देखा। मैडम चेन का चेहरा क्लियरली एम्बेरस था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना सही होगा। मिस्टर चेन डिससैटिस्फाइड दिखे, फ्राउन करते हुए चिल्लाए, आज से तुम और शाओ यू भाई हो, तुम दोनों चेन फैमिली के बच्चे हो। मैंने उन्हें क्वेश्चनिंग आइज से देखा। पास खड़ी चेन जिंग ने जल्दी से कहा, शाओएन, वो अभी घर आया है, शायद अभी तक इसका आदी नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा। चेन जिंग ने सर्वेंट को मेरा सूटकेस ले जाने को कहा, लेकिन मैंने एक कदम पीछे लिया, हैंडल अभी भी मजबूती से पकड़े हुए। मैंने चेन फैमिली मेंबर्स की तरफ देखा। बात करते हैं। सब लिविंग रूम सोफा पर बैठ गए। पहले मैंने बात शुरू की, पापा, मेरी आइडेंटिटी आप कैसे हैंडल करना चाहते हैं? चेन फैमिली ने एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले से कंसिडर कर लिया था। उनका प्लान था दुनिया को बताना कि दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। मिस्टर चेन ने पब्लिकली कहा, बोल देंगे कि तुम चेन्स के अडॉप्टेड सन हो। चेन जिंग शॉक में चिल्लाई, पापा, हम पहले कुछ और डिसाइड कर चुके थे। मिस्टर चेन ने चेन जिंग को बीच में काट दिया। उनकी आवाज में कैलकुलेटिंग कनिंग भरी थी। चेन फैमिली के पास ऐसे पुअर कैरेक्टर वाला बेटा नहीं हो सकता। मैडम चेन ने प्रोटेस्ट किया, नहीं, हमें वही करना है जो पहले प्लान किया था। सबको बताएंगे कि ये ट्विन्स हैं। चेन यू ने चुपचाप रिलीफ की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, वो चेन फैमिली का बेटा बना रहेगा। मेरे लिए ये सब एक बायस्टैंडर की तरह देखना लग रहा था। मैं सच में नहीं समझ पाया, चेन्स इतनी मेहनत करके मुझे ढूंढने क्यों आए, सिर्फ मुझे एक्नॉलेज करने से मना करने के लिए। वो तो दुनिया उल्टी पुल्टी करके पूरी तरह मेरी आइडेंटिटी चेन यू से बदलना चाहते थे। लेकिन ठीक भी है, इससे मुझे ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया था।
मैंने पॉकेट से 2 ये टैलिस्मैन निकाले और टेबल पर रख दिए। येड की शार्प क्लिंग से सबका ध्यान आया। आर्ग्यूमेंट अचानक रुक गई। चेन जिंग ने फ्राउन किया। शावन, ये क्या कर रहे हो? मैं उठा और दोनों ये टैलिस्मैन मिस्टर और मैडम चेन की तरफ पुश कर दिए। अगर चेन फैमिली मुझे बेटे के रूप में एक्नॉलेज नहीं करना चाहती तो ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि मेरा भी यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था। इस पर हम दोनों एक ही सोच रखते हैं। ये दोनों टैलिस्मैन मेरी पैदाइश का कर्ज चुकाने के लिए है। इस पल से हम बराबर हैं, एक दूसरे का कोई कर्ज नहीं। मिस्टर चेन का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। वो अचानक उठे, अपने सामने रखा ये टैलिस्मैन उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। ये टैलिस्मैन परफेक्टली इंटैक्ट रहा, एक भी स्क्रैच नहीं। ये इमीडिएटली सोचकर फेक है। मिस्टर चेन और भी फ्यूरियस हो गए। वो चिल्लाए, अगर चेन नहीं बनना तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चेन फैमिली तुम जैसे किसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं इमीडिएटली उठा और चला गया। चेन जिंग ने जल्दी से जमीन से जेड टैलिस्मैन उठाया और मेरे पीछे दौड़ी। चेन यू ने मौका देखकर मैडम चेन से चिपक लिया और एक टेरिफाइड एक्सप्रेशन बनाया। मैडम चेन ने मिस्टर चेन पर स्नैप किया। ये क्या कर रहे हो? देख करके चेन जिंग मेरे पीछे गई है। मैडम चेन को थोड़ा रिलीफ मिला और वो चेन यू को कंफर्ट करने लगी। चेन जिंग ने मुझे फोन पकड़े कुछ फिडल करते हुए चलते देखा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास 2 फोन्स हैं। चेन जिंग ने हरी करके कैचअप किया। शाओफान, पापा का बस ऐसा ही स्वभाव है, दिल पर मत लो। पास आने पर उसे फाइनली क्लियरली दिखा, मेरा फोन वही ब्रांड था जो उसने चेन यू के लिए खरीदा था, बस ये 2 साल पुराना मॉडल था। 2 साल पहले इस फोन की कीमत 10,000 युआन रही होगी। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मैंने उसकी क्यूरियस नजर को इग्नोर करते हुए कोल्डली रिप्लाई किया, वो जैसे भी हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। आज के बाद एक दूसरे का सारा कर्ज खत्म। चेन जिंग ने नीचे देखा तो मेरे फोन पर राइड हेलिंग ऐप ओपन था। उसने टोन बदली। कहाँ जाना है? मैं ड्राइव कर देती हूँ। डाउनटाउन में मेरा एक अपार्टमेंट है, अभी वहीं रह सकते हो। मैंने रिप्लाई किया, नूना कोई ट्रबल नहीं। शाओफैन। दोनों बात करते हुए चैन विला के गेट्स तक आ गए। वहां एक स्ट्राइकिंगली आई कैचिंग रेड स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। वाइब्रेंट पिंक डाइड हेयर वाली एक लड़की कैजुअल क्लोथ्स में कार के साथ लेजिली टिकी हुई थी। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। चेन जिंग एक पल के लिए स्टन रही। ये ल्यू फैमिली की यंगेस्ट डॉटर नहीं है? ल्यू फैमिली चेन्स की पहुंच से बहुत ऊपर की एक पावर थी। हाल के सालों में उन्होंने चेन फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया था। ल्यू रुआन उस क्लैन की यंगेस्ट डॉटर थी। वो अपनी वाइल्ड और अनरिस्ट्रेन्ड लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करती, उसकी मूवमेंट्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल। वो ओकेजनली ही हाई सोसाइटी पार्टीज में दिखती थी, हमेशा एरोगेंस और इंडिफरेंस का ऑरा लेकर, जैसे बाकी सबको नीचा देख रही हो। मैंने ल्यू रुआन की तरफ देखा। तुम यहां क्यों? ल्यू रुआन को वेस्ट जो के वेस्टर्न बॉर्डर की रखवाली करनी थी। नॉर्मली वो अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़ती। ल्यू रुआन ने कुछ कदम आगे आकर नेचुरली मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया और ट्रंक में रखने के लिए खोला। वहां कुछ नहीं हो रहा, सब बारी बारी से रेस्ट ले सकते हैं। मैं फैमिली विजिट के लिए लीव पर हूं। मैं ओरिजिनली तुम्हें ढूंढने जाने वाली थी, लेकिन सुना कि तुम यहां आ गए तो तुम्हें लेने चली आई। कमांडर टैंक से तुम्हारा स्केड्यूल मिल गया था। सर्कल में भी कुछ रूमर सुने थे, इसलिए चैन फैमिली का बेबी स्विच वाला पूरा किस्सा पता चल गया और मैंने रफली गैस भी कर लिया कि कैसे हुआ होगा। चैन फैमिली के बिहेवियर को देखते हुए तुम एक भी रात यहां नहीं रुकते। मैंने देखा उसने सूटकेस रख दिया। मैं खुद राइड कॉल कर लेता। ल्यू रुआन ने कैजुअली ट्रंक बंद किया। कैपिटल में ये बहुत झंझट है, जब भी जरूरत हो बस मुझे कॉल कर लेना। चैन जिंग अभी अभी वहां पहुंची थी। उसका दिमाग कंफ्यूजन से भरा था। क्या ये सच में ल्यू फैमिली की एरोगेंट थर्ड प्रिंसेस है? ल्यू रुआन ने एक आईब्रो रेस की। अचानक उसकी नजर चैन जिंग के हाथ में जेड टैलिस्मैन पर गई। उसने हल्की सी चकल की। किस अथॉरिटी से तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो? चैन जिंग कहने वाली थी, मैं उसकी सिस्टर हूं, लेकिन मैंने उसे बीच में काटा। कोई बात नहीं नूना। मैंने चैन जिंग के हाथ में जेड टैलिस्मैन को एक और नजर से देखा। चूंकि चैन गुआबिंग इसे नहीं चाहते, ये तुम्हें दे दो, दूसरा मैडम चैन को दे देना। पास खड़ी ल्यू रुआन ने चाइन किया। शॉफैन, तुम सच में बहुत ज्यादा जेनरस हो। ये कहते हुए उसने पैसेंजर डोर खोला और मेरी तरफ जेस्चर किया। आफ्टर यू। ल्यू रुआन ने थॉटफुली मेरे लिए डोर बंद किया, फिर मुड़कर चैन जिंग को सिंसियरली एडवाइस की, ये जेड टैलिस्मैन हमेशा अपने पास रखना। ये कहकर ल्यू रुआन ड्राइवर सीट में बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से मटर कर रही है। सच में बहुत ज्यादा जेनरस है। ल्यू रुआन तेजी से निकल गई, चेन जिंग को वहीं बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन के साथ छोड़कर। लेकिन क्लियरली मैं नहीं चाहता था कि वो इसमें इंटरफेयर करे। ये सिचुएशन और ल्यू रुआन के साथ मेरा कनेक्शन क्लियरली कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। चेन जिंग ने अपने हाथ में जेड टैलिस्मैन को इंटेंसली देखा, फिर चुपचाप उसे कोट पॉकेट में रख लिया। अगर उसने दिया है तो अब ये मेरा है। उसे इस जेड टैलिस्मैन की ओरिजिन नहीं पता थी, लेकिन ये टच में कूल लग रहा था। क्वालिटी एक्सेप्शनली फाइन दिख रही थी। इसके फेक होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो फिर ये वैल्यूएबल है या नहीं? ल्यू रुआन का उन वर्ड्स से मतलब क्या था? उसके डिमीनर से क्लियरली लग रहा था कि वो मुझसे बहुत एनवियस थी।
चैन जिंग को सिर्फ यही फील हो रहा था कि छोटे भाई बहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चैन जिंग वापस आई। मदर चैन ने अर्जेंटली मेरी सिचुएशन के बारे में पूछा। चैन जिंग ने ये मेंशन करने की हिम्मत नहीं जुटाई कि ल्यू रुआन मुझे पिकअप करके ले गई है। उसने बस इतना कहा कि मैंने खुद कार लेकर चला गया। फादर चैन को उम्मीद नहीं थी कि मैं एक्चुअली वैसे निकल जाऊंगा। इससे उनका चेहरा रेज से पीला पड़ गया। वो कल उसे ढूंढने जाएंगे। उसने प्लान किया कि पहले मास्टर सू के पास जाकर इस जेड टैलिस्मन को देखने के लिए कहेगी। कार में ल्यू रुआन ओकेजनली मेरी तरफ चोरी चोरी नजर डालती। क्या देख रही हो? ल्यू रुआन थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई। उसने सॉफ्ट स्माइल दी। तुम्हारी इंजरी कैसी है? ब्यूरो में 2 साल हो गए थे। उसने मुझे कभी इतना बैडली इंजर्ड नहीं देखा था। अगर उन्हें बचाने के लिए ना होता तो मैंने एक्ट किया जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गई। टैंग श्वान ने जो हीलर ढूंढा उसकी वजह से आधे महीने रिकवरी में रहना पड़ा। वो एक 10,000 साल की कल्टीवेशन वाला ग्रेट डीमन था। उन्हें बचाकर सेफली रिट्रीट कर लिया। तो तुम्हारी लिमिट आ ही गई होगी ना? ल्यू रुआन को अचानक कुछ याद आया। उसने एंग्रीली स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। ये सब उन स्टूपिड रिच ब्रैट्स की वजह से हुआ। 3 महीने से भी पहले सेंट्रल स्टेट कैपिटल के एलीट फैमिलीज के 5 यंग मास्टर्स और लेडीज आउटडोर एक्सपेडिशन पर गए। खुद ड्राइव करके पूरे वेस्ट जो के वेस्टर्न जिन तक गए और रेकलेसली फॉरबिडन जोन में घुस गए। वो जगह ह्यूमंस और डीमंस की बाउंड्री है। उन्होंने बैरियर में एक वीक पॉइंट ढूंढा और डीमन टेरिटरी में घुस गए। ल्यू रुआन ने स्कोल्ड करना जारी रखा और ये टीम 1072 के लोग जो फॉरबिडन जोन गार्ड कर रहे थे जरा भी केयरफुल नहीं थे। और ये लोगों को बचाने की स्टूपिड ऑब्सेशन, उनका दिमाग कंप्लीटली चला गया है। रूल्स की भी परवाह नहीं, सीधे अंदर घुस गए बस अपनी जानें गंवाने के लिए। ब्यूरो का स्टोन सेक्टर फॉरबिडन जोन गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्टर 2 बैरियर के अंदर जाकर लॉस्ट सोल्स को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोन सेक्टर ने उन 5 रिच ब्राड्स को लॉ बाईपास करने दिया और फिर भी डेयर किया ये कहने का कि वो लोगों को बचाने के लिए ईगर थे और साथ में अंदर घुस गए। सच में और थोड़ा क्रूअल होकर कहें तो सिर्फ वो रिच ब्राड्स होते तो सेक्टर 2 का चीफ कभी कोई नहीं भेजता उन्हें बचाने के लिए। एक्सीडेंटली खो जाना और जानबूझकर घुसना 2 अलग बातें हैं। उन्होंने ये खुद इनवाइट किया। ब्यूरो के इन्फोर्सर्स की जानें सैक्रिफाइस करने लायक नहीं था, लेकिन टीम 1007 के इन्फोर्सर्स उस जगह में एंटर हुए जो वीक थे और अनलकी भी। वहां उन्हें 10,000 साल का डीमन मिल गया। जैसे ही वो पहुंचे हमारे सेक्टर 2 को उन्हें रेस्क्यू करने जाना पड़ा, लेकिन रिजल्ट मॉथ्स टू द फ्लेम जैसा था। एक के बाद एक वेव गई, सब मरते गए। आखिर में मुझे बुलाना पड़ा। अगर वो डीमन ग्रेट उन्हें स्ट्रगल करते देखना नहीं चाहता तो डर था कि मैं पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाते। जब तक मैं वहां पहुंची टीम 1007 के 2 मेंबर्स पहले ही मर चुके थे और बाकी सब सिवियरली इंजर्ड थे। बाहर निकलने के बाद हीलर के ट्रीटमेंट के बावजूद मैं खुद एक पूरे महीने बेड रिडन रही। कुछ और कहने की जरूरत नहीं। मैंने विंडो से बाहर देखा, ट्रैफिक बिजी था। उस डीमन ग्रेट के साथ लड़ाई में दोनों साइड्स को हेवी लॉसेस हुए। इससे डीमन प्रिंसेस का भी ध्यान अट्रैक्ट हो गया। उस वक्त मेरी मेरिडियंस पूरी तरह डैमेज हो गई थी। स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग एग्जॉस्ट हो गई थी। अगर सच में एक्शन लेना पड़ता तो कोई चॉइस नहीं होती, बस वो मूव यूज करना। मैं अभी मर नहीं सकता। फॉर्चुनेटली डीमन प्रिंसेस ने बहुत देर तक मुझे देखने के बाद अटैक नहीं किया। अरे चीफ इन्फोर्सर, ह्यूमन रेस के लिए वक्त कम बचा है। एक यंग गर्ल की कोल्ड वॉइस आई। इसमें एक वार्निंग थी और थोड़ा शार्डन फ्रॉइड भी। डीमन और मॉन्स्टर रेस दोनों इंतजार कर रही हैं उस मोमेंट का जब बैरियर गायब हो जाए, ये देखने के लिए कि ह्यूमन रेस का क्या हाल होगा। फिर डीमन प्रिंसेस ने ये वर्ड्स कहे और तुम सबको जाने दिया। ह्यूमन कल्टिवेटर्स की संख्या कम नहीं है, लेकिन बैरियर गार्ड करने वाली फैमिलीज बहुत कम बचे हैं। अब जो बचे हैं उन्होंने सिक्लूजन चूज किया है। वर्ल्डली अफेयर्स से इंडिफरेंट है, बस अपनी छोटी सी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं और अभी भी इमॉर्टैलिटी के पाथ के सपने देखते हैं। स्पेशल एबिलिटीज वाली एक ऑफिशियल एजेंसी के रूप में हमारा ब्यूरो अभी अकेला और वल्नरेबल है, पूरी तरह आइसोलेटेड और बिना किसी हेल्प के। मैन पावर बेहद स्कैर्स है। ऑर्डिनरी लोगों की सेफ्टी के लिए फॉरबिडन जोन एस्टैब्लिश किया गया, फिर भी हमेशा कोई ना कोई एरोगेंट इंसान घुसने की कोशिश करता है। जब बैरियर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, डीमंस और मॉन्स्टर्स एवरीवेयर राइज होंगे और रैम्पेंट होंगे। वर्ल्ड ग्रेट केओस में गिर जाएगा और कोई इससे बाहर नहीं रह पाएगा। डीमन हो या मॉन्स्टर रेस, दोनों ही ऐसी एंटिटीज हैं जो ह्यूमन इमेजिनेशन से बाहर हैं। दोनों में से कोई भी एक मूव में पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकता है। ह्यूमैनिटी के हार्ट्स बहुत फ्रैगमेंटेड है। फोन नोटिफिकेशन की साउंड ने कार में साइलेंस को तोड़ा। मैंने फोन ओपन करके चेक किया। ब्यूरो में कोई नया आया है। ल्यू रुआन ने क्यूरियसली पूछा। कौन है? मैंने जवाब दिया। हेवनली मास्टर लिनिएज की सू नियन शू। ल्यू रुआन और भी क्यूरियस हो गई। क्या वो सब फॉर्चून टेलिंग के स्टॉल्स लगाने में और फंक्शुई या लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमाने में बिजी नहीं रहते? तुमने उसे कैसे रिक्रूट कर लिया? ब्यूरो की ट्रीटमेंट भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन इस जॉब में हमेशा जान जोखिम में रहती है। हमारा ब्यूरो पहले भी उन हेवनली मास्टर से कॉन्टैक्ट कर चुका है, लेकिन उन्हें बस फेसेस रीड करने और टैलिस्मन्स बनाने की जरूरत है। लाइव स्ट्रीमिंग से ही फॉर्चून बना लेते हैं। उनकी लाइफ एक्सट्रीमली वेल्दी और कंफर्टेबल है। इतने इलीट फैमिलीज उनकी सेवा करने के लिए तड़पते हैं। वो बेसिकली यहाँ नहीं आना चाहते, इस ऐसी जगह जहाँ जान हथेली पर लेकर चलनी पड़े। मैंने कुछ अनइम्पॉर्टेंट छोटी डिटेल्स छोड़ी और ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि वो वही थी जिसने चेन फैमिली को मुझे ढूंढने में हेल्प की। मैंने लाइव स्ट्रीम वीडियो भाई श्वान को भेजा था, वही उसे रिक्रूट करने गए थे। उस वक्त मैं बस लक ट्राई कर रहा था, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने लिए नहीं जीता।
अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में जलती हुई पैशन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए उम्मीद की एक किरण पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। एक जीता जागता सबूत अभी मेरे बगल में ही है। वो जो गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने अरबों की दौलत छोड़कर ब्यूरो ज्वाइन किया और वेस्टर्न बॉर्डर की रक्षा के लिए दूर तक सफर किया। लियू रुआन ने कहा, जिंदगी में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे भी लगता है कि वो सच में बहुत रेयर इंसान है। एक्स यूनियानू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट किया। एक्स यूनियान, शुक्रिया। रिकमेंडेशन के लिए शुक्रिया। चीफ इन्फोर्सर, मैं जियांग फान हूं, ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैसेज भेजते ही एक और फोन कॉल आई। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और मैंने जवाब दिया, ठीक है, वो अभी वहां पहुंच जाएंगे। कॉल काटने के बाद मैंने कहा, एक बार फिर तुम्हें हेडक्वार्टर्स तक तकलीफ देनी पड़ेगी। लियू रुआन ने स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए बड़बड़ाई, आधी रात है, पता नहीं कौन पागल है जो इस वक्त बुला रहा है। ये चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर है, 5 स्टेट्स के सुप्रीम लीडर। लियू रुआन एक पल के लिए अचानक चुप हो गई। माफ करो, मैं ही पागल हूं जो ये बोल दिया। जब दोनों डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ दौड़े तो दरवाजे पर खड़े गार्ड ने मुझे देखा और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लियू रुआन पीछे पीछे आई। उसने अंदर का नजारा देखा और उसके कदम अचानक रुक गए। मैं यहीं बाहर रुकती हूं। उस कमरे में 3 लोग थे, चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर, ब्यूरो के डायरेक्टर युआनिंग और ब्यूरो के कमांडर इन चीफ तांग शुएन। और अब उनमें एक चीफ इन्फोर्सर का इजाफा हो गया था। मैंने चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर के बोलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर रोका और कहा, चूंकि आ ही गई हो, अंदर आकर बैठ जाओ। एक और क्लासिक चूंकि आ ही गई हो वाली लाइन। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ने भी इनविटेशन दिया, इसलिए लियू रुआन सच में जा नहीं सकती थी। मेरे बैठते ही उसने हिम्मत करके एक कुर्सी चुनी। वो कुर्सियों की रो में सबसे आखिरी जगह बैठी, एकदम सीधी और सलीके से, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा, सब आ गए, शुरू करते हैं। युआनिंग ने कहा, लिटिल फैन, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट प्रोसीजर्स कल तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। स्वयं खुद तुम्हें वहां रिपोर्ट करने ले जाएगा। मैंने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। युआनिंग ने आगे कहा, इस बार तुम्हारा मिशन है ऐसे यंग टैलेंट्स चुनना जिनमें कल्टीवेशन की पोटेंशियल हो, या जो भी तुम्हें सूटेबल लगे। इस मिशन की डेडलाइन 5 महीने है। ये आखिरी शर्त आखिर थी क्या? लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया, समझ गया। ये कहकर मैं चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर की तरफ मुड़ा और पूछा, जो नोटिफिकेशंस मुझे मिले हैं उनके हिसाब से 5 स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज में लार्ज स्केल सिलेक्शन अभी 6 महीने बाद शुरू होगा और उसके बाद ही कल्टीवेशन रिचुअल्स को धीरे धीरे सोसाइटी के सामने रिवील किया जाएगा। तो अभी कुछ लोगों को चुनने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हैं? इसके अलावा इस तरह का पर्सनल सिलेक्शन टास्क बाकी एनफोर्सर्स भी पूरी तरह से संभाल सकते हैं। साउथ स्टेट से मुझे वापस यहां डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी अभी टॉप स्कूल्स में से एक है और यह सच में कई टैलेंट्स की क्रेडल है। 1 महीने पहले 5 स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज में हुए हेल्थ एग्जाम्स दरअसल सबकी पोटेंशियल का एक प्रिलिमिनरी सर्वे था। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कल्टीवेशन की पोटेंशियल है। तुम वहां जरूर कुछ एलीट टैलेंट्स ढूंढ लोगे। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ने कोई लाग लपेट नहीं रखी, सीधे बात पर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अपनी खुद की एक स्क्वाड बनाओ। लियू रुआन ने अपनी क्यूरियोसिटी दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार रह नहीं पाई और बोल पड़ी, क्यों? अगर लिटिल फैन को जरूरी लगे तो हमारी टीम 0203 पूरी तरह उसकी मदद कर सकती है। आखिर वो ओरिजिनली हमारी ही टीम से है। ब्यूरो एनफोर्सर्स की संख्या अभी बेहद कम है। सभी एनफोर्सर्स को 17 अलग अलग सेक्टर्स में असाइन किया गया है। हर सेक्टर में 10 छोटी टीम्स हैं। हर टीम में एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से 5 से 7 मेंबर्स हैं। सभी एनफोर्सर्स की कुल संख्या मिलाकर मुश्किल से 1000 तक पहुंचती है। इनमें से 400 अभी सदर्न बॉर्डर पर तैनात हैं, 300 वेस्टर्न बॉर्डर पर, 100 नॉर्थ स्टेट में है और 100 ईस्ट स्टेट में। बचे हुए आखिरी 100 को सेंट्रल स्टेट की रक्षा के लिए रखा गया है। करीब 2 साल पहले जब मैं पहली बार ब्यूरो में आया था तो मुझे सेक्टर 2 की टीम 3 में असाइन किया गया था। सेक्टर 2 वो यूनिट है जो वेस्टर्न बॉर्डर की रक्षा करती है, जहां हमारा सीधा सामना मॉन्स्टर रेस से होता है। वहीं सदर्न बॉर्डर वो जगह है जहां डीमन रेस का कहर है। वहां का खतरा दरअसल वेस्ट से कहीं ज्यादा है। सदर्न बॉर्डर की प्रोटेक्टिव बैरियर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। डीमन रेस के हमलों के तहत डिफेंसिव गैप्स नजर आने लगे हैं। डीमन रेस ने उन गैप्स का फायदा उठाकर ह्यूमन टेरिटरी में घुसपैठ की और कई ह्यूमंस गलती से डीमन लैंड्स में जा पहुंचे। मैं खतरनाक सोलो मिशंस पर निकलने लगा, मुश्किलों की परवाह किए बिना, और कई बार दूसरी स्क्वाड्स को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बचाया। डीमन रेस के बारे में मेरी जानकारी की बात करें तो इस पूरे ब्यूरो में उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। सिर्फ 1 साल में मुझे चीफ एनफोर्सर बनने का सम्मान मिला। मेरा नाम अब एक बिल्कुल अलग पोजीशन पर खड़ा है और मैं ऑफिशियली इस कांटेदार पथ पर अकेला मुसाफिर बन गया। मैंने पूछा, मुझसे स्क्वाड बनवाने की क्या जरूरत है? युआनिंग ने उल्टा मुझसे पूछा, क्या तुम नहीं चाहते कि मिशंस पर जाते वक्त तुम अकेले ना हो, कि ऐसे साथी हों जिन पर तुम अपनी जान भी छोड़ सकते हो? मैं हल्के से उनकी तरफ मुड़ा और शांति से बोला, मेरे अपने टीममेट्स पहले से हैं, कभी बहुत थे, बस अब यहां नहीं रहे।
अब सिर्फ एक सच्चा साथी बचा है जो मेरे साथ जीने मरने को तैयार है। यू एनिंग ने जल्दी से पूछा, तो वो इंसान अभी कहाँ है? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा, जैंग फैन, हमारी ह्यूमन रेस को जितनी जल्दी हो सके मैच्योर होना है। तुम इस तरह एक साइलेंट गार्डियन की भूमिका निभाते नहीं रह सकते, क्योंकि लोग बहुत हैं। तुम अकेले सबको नहीं बचा सकते। ह्यूमैनिटी को अभी एक सही गाइड की सख्त जरूरत है। दरअसल हम उनसे तुम्हारी जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की उम्मीद नहीं रखते। काफी है अगर वो आम डीमंस और मॉन्स्टर से लड़ने में सक्षम हो। तो मैं कुछ प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट्स को चुनकर उन्हें पहले टेम्पर होने और मैच्योर होने का मौका देना चाहता हूं। आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। यू एनिंग ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। यू एनिंग ने मुझे एक लिस्ट थमाई। ये आधे महीने पहले हुए टेस्ट्स के रिजल्ट्स हैं, जिनमें लेटेंट पोटेंशियल वाले सभी लोगों के नाम, उम्र, मेजर्स और फैमिली बैकग्राउंड्स शामिल हैं। साथ में पोर्ट्रेट फोटोज भी लगी हैं। सारी जानकारी बहुत साफ और विस्तार से दी गई है। तुम्हारी स्क्वाड को टीम 0 का नाम दिया जाएगा। मैंने लिस्ट ली और कंफर्मेशन में सिर हिलाया। जब पता चला कि कोई और शेड्यूल नहीं है तो मैं लिस्ट और प्लान लेकर कमरे से बाहर निकल गया। जब उनकी परछाई दरवाजे के पीछे गायब हो गई तो यू एनिंग ने एक लंबी सांस ली। क्या इस तरह का प्लान सच में काम करेगा? चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर सोफा पर पीछे की तरफ झुके और थके हुए अंदाज में अपनी नाक की पुल रगड़ी। देखते हैं, एक कोशिश तो करते हैं। टैंग शुआन ने उन दोनों को देखा। मैंने कहा था ना कि उसके पहले से टीममेट्स हैं, तो जरूर कोई सपोर्ट होगी। यू एनिंग ने कहा, एक ऐसा टीममेट जिसे किसी ने कभी देखा नहीं। ये तो सच में बहुत मिस्टीरियस टीममेट है। इसका मतलब उसकी सपोर्ट भी बेहद अस्पष्ट और अनसर्टेन है। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ने कहा कि उस टीममेट में बहुत ज्यादा अनसर्टेन फैक्टर्स है। बेहतर है कि उसके लिए ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे रियलिटी से उसके और टाइज बने। एक ऐसा टीममेट जिससे हम खुद कांटेक्ट नहीं कर सकते। अंत में होने और ना होने में कोई फर्क नहीं। अगर जैंग फैन अचानक गायब हो जाए तो हम ट्रैक खो देंगे और उसे कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे। जैंग फैन को अपनी स्क्वाड बनवाने की असली वजह दरअसल सिर्फ यही नहीं है, या यूं कहें कि सिर्फ एक नए ग्रुप ऑफ टैलेंट्स को ट्रेन करवाना नहीं है। मैंने दर्द और नुकसान से भरा एक पास्ट झेला है। भले ही मैं अब बाहर से एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखता हूं और आसपास के लोगों के साथ हंसी खुशी बात कर सकता हूं, लेकिन दिल की गहराई में सिर्फ एक फैली हुई ठंडक बाकी है। जब भी खतरा आता है मैं हमेशा अकेले तूफान का सामना करना चुनता हूं। मैं अपना ट्रैकिंग डिवाइस तक ऑन नहीं करता, जैसे मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हूं कि अगर लौट ना पाया तो भी चलेगा। चोट लगने पर मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा ऐसे एक्ट करता हूं जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। फिर चुपचाप अकेले कोई जगह ढूंढकर खुद ही पट्टी बांध लेता हूं। शायद ये इसलिए क्योंकि उनके और मेरे बीच एज का फासला बहुत ज्यादा है, जिससे बैरियर्स और स्पिरिचुअल डिस्टेंस बन गई है। या शायद मेरे दर्दनाक पास्ट की वजह से, या ब्यूरो में शामिल होने पर झेली गई मुश्किलों की वजह से। इसलिए मैंने अभी तक उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया है। लेकिन अब वो सारी वजहें मायने नहीं रखती। अगर एज का फासला रुकावट लग रहा है तो ऐसे हालात बनाओ जहां वो अपनी उम्र के लोगों के साथ काम करे। अगर अभी भी भरोसे की कमी है तो उसे खुद ऐसे टीममेट्स चुनने दो जिन पर वो सच में भरोसा करता हो। हर हाल में ह्यूमन कम्युनिटी के साथ उसका जुड़ाव मजबूत करना जरूरी है, कम से कम ये निश्चित करने के लिए कि एक दिन मैं किसी दूर दराज की जगह में गिरकर बिना किसी को बताए न चला जाऊं। मैं लियू रुवेन की गाड़ी से अपना सूटकेस लेने गया और चुपचाप उसे डॉर्मेट्री की तरफ ढकेलने लगा। लियू रुवेन ने अचानक पूछा, अब तुम्हारे अपने नए टीममेट्स हैं, क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? ऐसा नहीं होगा। लियू रुवेन की आंखों में अचानक उम्मीद की एक चमक आई। लिटिल फैन, नहीं, इसका टीममेट्स होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। लियू रुवेन ने चिल्लाया, अरे तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। मेरा चेहरा डरावनी हद तक एक्सप्रेशनलेस रहा। लियू रुवेन ने देखा कि उसके जोक्स पर मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, तो उसने तुरंत अपना मजाकिया अंदाज छोड़ा और बहुत सीरियस टोन में आ गई। जैंग फैन, मुझे सच में बहुत माफ करना। मेरे कदम अचानक रुक गए। मैं हल्के से मुड़ा और उसे देखा। लियू रुवेन ने होठ दबाया और आगे बोली, कैप्टन लू ने मुझे टीम 0203 की तरफ से तुम्हें सबसे सच्चे दिल से माफी भेजने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत शर्म आ रही है और वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अपने घमंड, स्नॉबिशनेस और इन्फ्लेटेड ईगोज के लिए हमेशा यही सोचते रहे कि वो सही है और बाकी सबको नीचा देखते रहे। उन्हें लगता था कि साथ खड़े होने से वो इनविंसिबल है, लेकिन नतीजा ये रहा कि पूरी टीम 0203 उस ग्रेट डीमन के सामने 10 मूव्स तक नहीं टिक पाई। लेकिन जैसे ही मैं वक्त पर पहुंचा, वो भयंकर मॉन्स्टर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उस पल मुझे देखकर ताजे खून से सने हुए, जब मैं उन सब की रक्षा के लिए सामने खड़ा हो गया, एक मजबूत और अडिग स्टांस के साथ, आधा इंच भी पीछे हटने से इनकार करते हुए। पिछले 2 साल की वो सारी ठंडक और बेरुखी जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, अब गहरे पछतावे और कृतज्ञता में बदल गई। सच तो यह है कि पर्दे के पीछे टीम 0203 के सभी मेंबर्स, क्योंकि उनमें ऊपर से आए ऑर्डर्स को डिफाई करने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट मुझ जैसे एक न्यू कमर पर निकाला। उनमें से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी असली ताकत क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मैं उम्र और एक्सपीरियंस में दोनों में बहुत कम लगा। इसलिए उन्होंने नेचुरली मुझे टीम की प्रोग्रेस में रुकावट मान लिया। वो कहते थे कि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मुझे आइसोलेट कर रहे थे और दूर धकेल रहे थे।
फिर भी मैंने एक अमेजिंग काम बनाए रखा। अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इस ब्यूरो के दरवाजे में कदम रखने से पहले मैं इस दुनिया की कड़वाहट और बुराई काफी झेल चुका था। मुझे जल्द ही ये सच समझ आ गया कि मैं कोई चमकता हुआ सोना नहीं हूं, इसलिए मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि दुनिया के सभी लोग मुझसे प्यार करें और मुझे संजोएं। अब पीछे मुड़कर सब कुछ देखूं तो मेरे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने भी मुझे प्यार का एक तिनका नहीं दिया, तो अभी अभी मिले अनजान लोगों से ये उम्मीद कैसे रख सकता हूं? यही सच है। इस दुनिया में कोई भी मेरी परवाह करने या मुझे मानने का ऑब्लिगेटेड नहीं है, और जिस एकमात्र इंसान पर मैं सच में भरोसा कर सकता हूं और टिक सकता हूं वो सिर्फ मैं खुद हूं। अचानक UING की एक बार कही बात याद आई और मैं अनजाने में हाथ उठाकर अपने गर्दन में लटके जेट के टुकड़े को थाम बैठा। नहीं, दरअसल मेरे अपने साथी हैं और मुझे अब कभी इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह चेन जिंग एक्स यूनानका के घर पहुंची। नॉक करके काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब चेन जिंग को एक्स यूनान को कॉल करना पड़ा। एक्स यूनान ने चेन जिंग से सुना कि उसके पास एक कीमती जेड है और वो चाहती है कि वो थोड़ा वक्त निकालकर उसे चेक करने में मदद करे। उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी तुरंत हाँ कर दी। उसने कैजुअली पूछा, ये जेड कहाँ से आई? चेन जिंग ने जवाब दिया, हाँ, ये जियांग फैन की छोड़ी हुई चीज है। ये सुनते ही शुनान का रवैया अचानक बदल गया। मिस चेन, मुझे सच में बहुत खेद है, लेकिन इस मामले में मैंने तुम्हारी मदद न करने का फैसला किया है। चेन जिंग को यह अचानक बदलाव बेहद हैरान करने वाला लगा, क्योंकि अभी एक पल पहले ही उन्होंने मिलने का वक्त और जगह तय की थी और अब वो अचानक इतने दृढ़ता से मना कर रही हैं। ऐसा क्यों? अचानक उसकी पहले कही बात याद करते हुए चेन जिंग बोली, मास्टर स्यू, क्या वजह है? क्योंकि उस नाम की वजह से, जियांग फैन। यूनान ने सिर्फ एक जुमले में जवाब दिया, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है, गुड बाय। ये कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत डिसाइसिवली कॉल काट दी। अभी भी बेचैन लग रही थी। उसने एक पल सोचा और फिर उसने चेन जिंग का कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला किया। चीफ एनफोर्सर के मामलों में मेरा दखल ना देना ही सही है, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। चेन जिंग ने कॉल आधे में कटते देखा तो जल्दी से फिर कॉल करने का बटन दबाया, लेकिन दूसरी तरफ से बस अनाउंसमेंट आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बिजी है, कृपया बाद में कॉल करें। चेन जिंग ने कॉल काटी, तीसरी बार कॉल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। सच में उसे ब्लॉक कर दिया गया था। ये छोटा भाई जो 17 साल पहले जन्म के वक्त बदल गया था, आखिर वो है कौन? जब चेन जिंग अभी चेन हाउस की तरफ वापस जा रही थी, उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया, मिस, DNA टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक उनका और मिस्टर और मिसेस चेन का सच में बायोलॉजिकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। वो सच में तुम्हारा खोया हुआ छोटा भाई है। लेकिन अब इस बात का क्या मतलब रह गया, क्योंकि अभी तक उन्हें मेरे ठिकाने का जरा भी पता नहीं है। जब चेन जिंग DNA टेस्ट का रिजल्ट लेकर चेन विला पहुंची, उस वक्त पूरा परिवार ब्रेकफास्ट के लिए मेज के इर्द गिर्द जमा था। फादर चेन ने उसे देखा और लापरवाही से रिपोर्ट एक तरफ फेंक दी। बस ये रूट्स की तरफ वापसी वाला मामला यहीं खत्म समझो। आखिर उसका स्वभाव नेचुरली जिद्दी और दंड है। हमारे चेन फैमिली में हमेशा एक ही बेटा है, चेन यू। मदर चेन ने तुरंत कड़े विरोध में आवाज उठाई, चाहे वो कैसा भी हो, वो मेरा अपना खून है जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखा। अगर तुम उसे नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन मैं अपना बच्चा जरूर वापस लाऊंगी। लिटिल जिंग, फोन उठाओ और उसे कॉल करो, पूछो कि वो अभी कहाँ है। चेन जिंग का खाना उठाने का हाथ अचानक बीच में रुक गया। उसने अफसोस से जबान काटी, अरे नहीं, मैं उसका फोन नंबर सेव करना बिल्कुल भूल गई। मदर चेन ने यह सुना और बहुत घबरा गई। हे भगवान, अब क्या करें? इस वक्त वो अकेला कहाँ जाएगा? हालांकि चेन जिंग के पास मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो किसी थर्ड पार्टी के जरिए मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकती है। इसलिए वो उन्हें रीअश्योर करने के लिए मुड़ी। माँ, चिंता मत करो, इतना परेशान मत हो। दरअसल मुझे बिल्कुल पता है कि वो कहाँ है। मैं थोड़ी देर में उसे ढूंढने जाती हूँ। फादर चेन ने तब कहा, अगर उसे मिलो तो मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर वो सच में इस घर में वापस आना चाहता है तो पहले उसे आज्ञाकारी होना सीखना होगा। चेन जिंग बस चुप रही और कुछ ना बोली, क्योंकि उसे दिल से पता था कि मेरा चेन फैमिली में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है और मैं डेफिनेटली वो टाइप नहीं हूं जिसे ऑर्डर किया जाए या जबरदस्ती झुकाया जाए। जहां तक मेरी बात है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने करीब 7 बजे सुबह तक 2 लगातार घंटे मेडिटेशन और कल्टिवेशन एक्सरसाइजेस किए। पैकिंग करके मैं आराम से नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। उस वक्त डाइनिंग हॉल में लगभग सभी ब्यूरो के एनफोर्सर्स थे। हर तरफ से लगातार मेरे लिए रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स गूंजती रहीं। ग्रीटिंग्स चीफ एनफोर्सर, गुड मॉर्निंग चीफ एनफोर्सर, रिस्पेक्ट्स चीफ एनफोर्सर। मैंने हर किसी की ग्रीटिंग के जवाब में बस हल्के से सिर हिलाया, जब तक मैंने अपनी पसंद का खाना चुना और चुपचाप टैंग श्वान के सामने बैठ गया। तभी डाइनिंग हॉल का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। एक्जुनियानू ने पूरी सच्चाई से कहा,
चीफ इन्फोर्सर, मिस चेंजिंग अभी तुम्हारे छोड़े हुए जेड टैलिस्मैन की ओरिजिन जानने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मैंने बस एक उदासीन किया, जैसे ज़्यादा परवाह ना हो। उसे इग्नोर करो, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, और आगे से तुम्हें मुझसे फॉर्मल एड्रेस भी नहीं करना है। एक्जुनियानू ने बहुत आज्ञाकारी होकर जवाब दिया, जी समझ गई। उसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा ताकि मुझे परेशान न करे। तीनों के साथ में नाश्ता खत्म करने के बाद मैं डॉर्मिटरी में वापस गया, सामान पैक किया और नीचे लेकर आया, और अजीब संयोग से एलिवेटर में लियू रुआन से फिर मुलाकात हो गई। लियू रुआन ने चमकती मुस्कान के साथ वार्मली ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग लिटिल फैन, आज का दिन अच्छा हो। मैंने भी संक्षेप में जवाब दिया, हेलो। लियू रुआन ने उत्साह से ऑफर किया, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी तक ड्राइव करती हूँ, तुम्हें सेफ पहुंचाने के बाद ही मेरा मन चैन से लौटेगा। मैंने विनम्रता से मना किया, जरूरत नहीं, ब्रदर स्वान पहले से नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब दोनों ब्यूरो की पार्किंग लॉट में निकले तो देखा कि टैंक श्वान गाड़ी के पास पहले से खड़े हैं और उनके साथ एक्जुनियानो भी मौजूद थीं। लियू रुआन ने यह देखकर क्यूरियोसिटी से भौएं उठाईं। इस नए चेहरे को देखकर एक्जुनियानो ने खुद आगे बढ़कर मेरा सूटकेस उठाने में मदद की और उसे केयरफुली रियर कार्गो कंपार्टमेंट में रख दिया। साथ ही सबको अपना परिचय देना भी नहीं भूली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एक्जुनियानो है, मैं हेवनली मास्टर्स के एक फैमिली लाइन से आती हूं और कल से यहां काम करने के लिए ज्वाइन किया है। लियू रुआन ने भी विनम्रता से परिचय दिया, मैं लियू रुआन हूं, अभी टीम 203 की इन्फोर्सर हूं। टैंक श्वान ने तुरंत आगे बढ़कर ड्राइवर सीट पर बैठ लिया। चलो लिटिल फैन, बस बैक रो में आराम से बैठ जाओ। जैसे ही गाड़ी चली और धीरे धीरे दूर होती गई, तभी ली रुआन ने खुद से बड़बड़ाया, शू नियानू, पता नहीं ये किस लिए साथ आ रही है। गाड़ी के शांत माहौल में टैंक श्वान ड्राइव कर रहे थे। एक्जुनियानो ने खुद आगे बढ़कर पूछा, चीफ इन्फोर्सर, क्या आप अभी अपनी खुद की एक स्क्वाड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सुनकर मैंने आगे ड्राइव कर रहे टैंक श्वान की तरफ देखा तो ये पहले से सब जानते थे और उन्होंने जानबूझकर मुझे उसके साथ बैक रो में बैठाने का इंतजाम किया। टैंक श्वान ने रियर व्यू मिरर से मेरी नज़र देखी और हल्के से सिर हिलाया। यही वो है जो खुद मेरे पास आकर तुम्हारी नई स्क्वाड के कैंडिडेट्स के बारे में पूछने लगी थी। दरअसल तुम्हारे टीममेट्स का उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। चूंकि एक्जुनियानो हाल ही में हायर की गई नई न्यू कमर है, इसलिए मौजूदा रेगुलेशंस के मुताबिक वो अभी टेम्परेरीली ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में काम करने के लिए असाइंड है। सुबह सुबह से उसने खुद टैंक श्वान के पास जाकर पूछा था कि क्या सभी एनफोर्सर्स के पास पहले से अपनी स्क्वाड्स हैं? चीफ जियांग, क्या आपके पास अभी स्क्वाड है? टैंक श्वान ने देखा कि वो ट्राई करने के लिए ईगर लग रही है, तो उसने उसे मेरी टीम बनाने की प्लान के बारे में बताया। टैंक श्वान को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर कैसा इंसान मेरी स्क्वाड में शामिल हो पाएगा। मेरी नज़र एक्जुनियानो की तरफ गई। एक्जुनियानो ने आगे बताया, मेरी उम्र 20 साल है, मैं एक ऑफन हूं और डोंगजू के चियान माउंटेन के कियांग ग्वान से इनहेरिटेंस मिली है। मेरी स्पेशलिटी टैलिस्मैन्स हैं, मैं घोस्ट्स पकड़ सकती हूं और ताइची जानती हूं। मेरे पास आई ऑफ प्रोफेसी है और मैं भविष्य की कुछ झलकियां देख सकती हूं। चीफ जियांग, क्या आप मुझे कंसिडर करेंगे? मेरा ध्यान की पॉइंट पर गया। आई ऑफ प्रोफेसी? मुझे प्लेन पर का वो पल याद आया, जैसे कोई मुझे थ्रू देख रहा हो। क्या तुमने मेरा भविष्य देखा? एक्जुनियानो ने ईमानदारी से जवाब में सिर हिलाया, बस कुछ इमेजेस। घुसपैठ के लिए माफ करना, मेरी कल्टीवेशन उससे कहीं बेहतर थी। वो कुछ सेकंड ही उसे बैकलैश दे गए। मैंने धीरे से पूछा, क्या इस बारे में बता सकती हो? एक्जुनियानो बोली, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन शब्द मुंह से निकलने से पहले ही उसके होंठ के कोने से खून टपक पड़ा। एक्जुनियानो के हाथों ने सीट को जकड़ लिया, अनजाने में पकड़ और कस गई। उसका चेहरा डेडली पेल हो गया। हड्डियों तक उतरते दर्द को सहते हुए खून में डूबी हुई वो आगे बोलती रही। मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी बाह पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। बस, अब और मत बताओ। और उसी पल उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लहर दौड़ गई। मैं जानना बहुत चाहता था, लेकिन किसी और की जान की कीमत पर नहीं। टैंक श्वान का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया, शाओफान, खून से लथपथ। अब मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि एक्जुनियानो ने आखिर क्या देखा, लेकिन एक्जुनियानो बता नहीं सकती थी। एक्जुनियानो ने आंखें झुकाईं, अपने बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट की। तेज दर्द के कम होने का इंतजार करते हुए उसने होंठ से खून का निशान पोंछा। शुक्रिया चीफ जियांग। एक्जुनियानो को देखी हुई इमेजेस याद आईं और उसने जोर दिया, चीफ जियांग, प्लीज मुझ पर विचार करो। मैं एक क्वालिफाइड टीममेट बनूंगी, भरोसेमंद और लॉयल। मुझे नहीं पता कि उसने आखिरकार क्या देखा, लेकिन उसकी अभी की हालत, मुझे डर था कि ये उसी भविष्य से जुड़ी है। क्या इसलिए क्योंकि तुमने भविष्य देखा? जरूरी नहीं है, एक्जुनियानो ने जिद से कहा। जरूरी है। मैं तुम्हारी टीममेट बनना चाहती हूं, तुम्हारी साथी बनना चाहती हूं।
मैंने उसे काइंडली रिमाइंड किया, मेरे साथ टीम में आना बहुत खतरनाक होगा। जो काम मैं करने वाला हूं उसमें तुम्हारी जान जा सकती है। जू नियन के पेल चेहरे पर डिटर्मिनेशन का भाव उभर आया। जानती हूं, मुझे जीने मरने की परवाह नहीं। तंगुअन ने रियर व्यू मिरर से जू नियान को देखा। उसने आखिर क्या देखा था? जीने मरने की परवाह नहीं? मैं देर तक चुप रहा। आना चाहती हो तो आ जाओ। जू नियन ने अनजाने में मुस्कुरा दिया और जल्दी से बोली, जी शुक्रिया कैप्टन। इतनी जल्दी में होने की वजह से उसकी वाइटल एनर्जी उछल पड़ी। जू नियन ने जल्दी से खुद को संभाला। स्क्वाड का पहला मेंबर जू नियानू शामिल हो गई थी। तंगुअन ने गायब करते हुए कहा, तुम दोनों को बधाई। जू नियानू ने सच्चे दिल से कहा, शुक्रिया। उसने एक तिकोना मुड़ा हुआ टैलिस्मैन निकाला। ये एक प्रोटेक्शन चार्म है, कैप्टन के लिए तोहफा। छूते ही मुझे एक फैलती हुई गर्मजोशी महसूस हुई। ये एक टॉप ग्रेड प्रोटेक्शन चार्म था। शुक्रिया। मैंने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से एक जेड टैलिस्मैन निकाला और उसे दे दिया। असर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने चेन फैमिली को दिया था, बस शेप अलग था। तंग शुअन ने जू नियानू को रिमाइंड किया, इसे हमेशा अपने पास रखो, ये तुम्हारी जान बचा सकता है। जू नियानू ने जी कहकर मेरा शुक्रिया अदा किया। जेड टैलिस्मैन में एक छेद देखकर उसने अपने बैग से एक लाल धागा निकाला और उसमें से पिरोकर गले में पहन लिया। तंगुअन ने हल्के से मुस्कुराया। ये जू नियानू सच में कुछ खास थी, सच्ची भी और जिद्दी भी। उसकी हड्डियों में जवानी का जोश भरा था। हर हरकत झांग फैन के दिल को छू जाती थी। इसके अलावा जू नियानू और झांग फैन एक ही मिट्टी के बने थे। एक बार मन बना लें तो कभी पीछे नहीं हटते। मैंने एक कार्ड निकाला और उसे वापस कर दिया। जू नियान ने स्पेशल ब्यूरो की कॉम्पनसेशन के साथ एक्सेप्ट किया। एक चीफ इन्फोर्सर होने के नाते मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तंगुअन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये क्या है? ये वही बैंक कार्ड है जो उसने मुझे पहले दी थी। तंग शुअन ने जू नियानू की तरफ देखा। तुमने शियाओपान को बैंक कार्ड क्यों दी? जू नियानू एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी सच बताने का फैसला किया। मुझे डर था कि चेन फैमिली उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। डर था कि मेरी वजह से वो इस अनजान जगह आकर बस भटकता रह जाएगा। आखिर जू नियान ने क्या देखा था? बैंक कार्ड देना उसकी असली पहचान जाने बिना, ये जाने बिना कि वो कौन है। वो सच में किसी ऊपर से भेजी हुई उदार परी की तरह है। प्रिंसिपल सियांग को ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे और उन्हें पहले से कुछ खबर थी, इसलिए वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बेहद सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। मिस्टर तंग, सभी प्रोसीजर्स पूरे हो गए हैं। मिस्टर झांग को बस एक मेजर चुनना है। शियाओपान, देखो तुम कौन सा मेजर चुनना चाहते हो। मैंने हाथ में पकड़ा कागज देखा। वेपनरी सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग, यही है। स्पेशल ब्यूरो का एक स्पेशलाइज्ड वेपन रिसर्च डिपार्टमेंट है जो फायर आर्म्स को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंबाइन करके उनकी पावर बढ़ाने पर रिसर्च कर रहा है। मॉन्स्टर्स और डीमन रेसेस के साथ सालों के कॉन्फ्लिक्ट में स्पेशल ब्यूरो ने नोटिस किया था कि आर्म फायर आर्म्स का उन पर बहुत लिमिटेड असर होता है। जहां तक लार्ज स्केल वेपनरी की बात है, वो न सिर्फ फ्रेंडली फायर का खतरा बढ़ाती थीं, बल्कि कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। उनकी ट्रेजेक्ट्रीज आसानी से बदली जा सकती थीं और उनकी पावर किसी इन्फोर्सर के अटैक से ज्यादा नहीं थी। किसी बड़ी बैटल में सिग्नल्स कट हो जाएं तो लार्ज स्केल वेपन्स बस सजावट बनकर रह जाते थे। 15 मिनट बाद कोई एनवेलप और किताबों का एक छोटा क्रेट लेकर आया। प्रिंसिपल सियांग ने एनवेलप मुझे थमाया। अंदर तुम्हारा स्टूडेंट आईडी और डॉर्मेटरी की कार्ड है, क्लास शेड्यूल है और फ्रेशमैन हैंडबुक है। तुम्हारा डॉर्म रूम 707 है। प्रिंसिपल सियांग ने हर किसी को एक बिजनेस कार्ड दिया। ठीक है सब लोग, कोई भी बात आए तो कभी भी कांटेक्ट करो। तीनों ने शुक्रिया अदा किया और साथ में डॉर्मेटरी एरिया की तरफ चल पड़े। प्रिंसिपल सियांग ने उन्हें जाते देखा, फिर एक लंबी सांस ली। आखिर झांग फैन का बैकग्राउंड क्या है? यूनिवर्सिटी में किसी को रखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी को चीफ डायरेक्टर की पर्सनल रिकमेंडेशन पर आते नहीं देखा। कहीं वो चीफ डायरेक्टर का बेटा तो नहीं? लेकिन उनके सरनेम्स भी तो मैच नहीं करते। तीनों डॉम के एंट्रेंस पर पहुंचे। मैं खुद संभाल लूंगा, तंग शुअन ने कहा। जानता हूं, बस देखना चाहता हूं तुम्हारा रूम कैसा है। अगर शेयर करने में तकलीफ हो तो बस शिफ्ट हो जाना। मैं एक पल के लिए चुप रहा। ब्रदर शुअन, क्या तुम्हें याद है मैं इस यूनिवर्सिटी क्यों आया हूं? जू नियन ने एक हल्की हंसी दबाई। उसे समझ आया कि कमांडर एक ओवर प्रोटेक्टिव पिता की तरह लग रहे हैं। मैंने तंग शुअन से कहा, चिंता मत करो, मैं पहले भी साथ रहा हूं। जब चिंग युन वैली में था तब सभी डिसाइपल्स एक बड़े कोर्टयार्ड में साथ रहते थे। हालांकि सबका अपना अपना रूम था, लेकिन सब साथ खाते थे, साथ रहते थे, सब एक साथ जाते थे, कंधे से कंधा मिलाकर कल्टीवेशन करते थे। जैसे ही मैं डॉम में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि एक लड़का दीवार के सहारे एक हाथ से हैंडस्टैंड कर रहा है। सॉन्ग जे जल्दी से नीचे आते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा, किसे ढूंढ रहे हो?
अब तक तो सिर्फ मैं ही यहाँ रहता था। मैंने उसे अपना स्टूडेंट आईडी दिखाया। अब हम 2 हो गए। हाय, मैं झांग फैन हूँ, नया इनरोल्ड फ्रेशमैन। मुझे अभी इस रूम में असाइन किया गया है। सब कंफर्म करने के बाद सॉन्ग जे ने मेरा स्टूडेंट आईडी वापस किया। नाइस टू मीट यू, मैं सॉन्ग जे हूँ। मैंने तुरंत अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन क्रॉस रेफरेंस की। सॉन्ग जे 17 साल का, वेस्ट जो से, माता पिता वहाँ एक टॉय स्टोर चलाते हैं, इकलौता बेटा, वेपनरी सिस्टम्स और इंजीनियरिंग का फ्रेशमैन। फिजिकल के दौरान वीक स्पिरिचुअल फ्लूएटिक्स डिटेक्ट हुई थीं, जो साबित करती थी कि उसमें कल्टीवेशन की टैलेंट है या वो पहले से प्रैक्टिशनर था। सॉन्ग जे ने एक खाली बेड की तरफ इशारा किया। वो वाला खाली है, तुम ले सकते हो। बोलते बोलते उसने डेस्क से कुछ रेंचेस हटाए। मैंने चुपके से एक नज़र डाली। टैंगशुएन और एक्सयूनू मेरा सामान अनपैक करने में मदद कर रहे थे। सॉन्ग फोन देखता हुआ बीच बीच में एक्सयूनू की तरफ चोरी चोरी नजर डाल रहा था। एक्सयूनू को यह महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। वो बस मेरा बेड बनाने पर ध्यान देती रही। देखकर के रूम मोस्टली सेटल हो गया है। टैंगशुएन के पास बहुत से पेंडिंग काम थे, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुके। एक्सयूनू ने मेरी तरफ देखा, फिर टैंगशुएन की तरफ। मुझे क्या करना है? टैंगशुएन ने एक पल सोचा। अभी के लिए मेरे साथ चलो। चूंकि एक्सयूनू फ्री थी तो वो ट्रेनिंग प्लान टेस्ट करने में उसकी मदद कर सकती थी। एक्सयूनू ने मेरी तरफ देखा, मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करते हुए। मैंने सिर हिलाया, जाओ। फिर याद आया कि वो अब मेरी टीममेट है, तो मैंने जोड़ा, कुछ भी हो तो तुरंत कॉल या मैसेज करना। जैसे ही दोनों चले गए, संजी ने आखिरकार फोन से नजरें उठाईं। क्या वो ट्रैक सूट वाली लड़की भी तुम्हारी दोस्त थी? मैंने सिर हिलाया। एक बार पहले एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर मिली थी। वो एक फॉर्चून टेलिंग का स्टॉल जला रही थी। क्या तुमने उससे अपना भविष्य पूछा? संजी ने सिर हिलाया। नहीं, बस मुझे लगा वो काफी कूल लग रही है, इसलिए ध्यान गया। फिर मैं उठ गया। थोड़ी देर कैंपस में घूमने जाता हूँ, आज सुबह कोई क्लास नहीं थी। संजी ने देखा कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कुछ और नहीं पूछा, खुद ही बोला, मैं भी साथ चलता हूं। जब दोनों एक लेक्चर बिल्डिंग के पास से गुजरे तो अचानक चेन यू से सामना हो गया। चेन यू ने मुझे देखते ही इंस्टिंक्टिवली बोल दिया, तुम यहां क्या कर रहे हो? चेन यू के साथ जो लोग थे वो सब इंपीरियल कैपिटल के अमीर और रसूखदार घरानों से थे। चेन फैमिली के गलत बच्चे की पहचान और नानजू तक के सफर की खबर पूरे हाई सोसाइटी में फैल गई थी। सब इंतजार में थे कि चेन फैमिली इस मामले को कैसे संभालती है। चेन यू के साथ खड़े लड़के और लड़कियां मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। एक लड़की ने बिना कोई लाग लपेट रखे हैरानी से मुझे देखा। मैंने उन सब पर एक नजर डाली। कुछ चेहरे जाने पहचाने लगे। सच में दुनिया बहुत छोटी है दुश्मनों के लिए। मुझे चेन यू पर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बगल में खड़े एक मेल स्टूडेंट ने आगे बढ़कर कहा, रुको, शियायू तुमसे बात कर रहा है, सुनाई नहीं देता? एकदम गवार, तमीज नहीं है जरा भी। चेन यू ने धीरे से कहा, जैसे बीच बचाव कर रहा हो। ऐसा मत कहो। मैंने उस मेल स्टूडेंट की तरफ देखा। चूंकि तुम अपने मालिक की रक्षा करने के लिए इतने उतावले हो, क्या तुम चेन यू के कुत्ते हो? शियाओ फैमिली को इसकी खबर है? शियाओ जीबो का चेहरा लाल हो गया। कुत्ता कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? चेन यू ने भौएं सिकोड़ी। जीबो बस मेरी परवाह कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या मतलब अगर मैं उससे बात करूं? मुझे तुम्हारे स्टेटस की कोई परवाह नहीं, और चेन फैमिली से मैं पहले ही तंग आ चुका हूं। पलक झपकते दोनों तरफ से दर्जनों मूव्स का आदान प्रदान हो गया। आसपास तमाशबियों की भीड़ जमा हो गई। मैंने अपना हाथ लिन क्वान के माथे के ठीक पहले रोक लिया। मैं हार मानता हूं। हे भगवान, अरे ये क्या हुआ? यकीन नहीं होता, इसने मास्टर लिन को हरा दिया। कमाल है। ग्रैंड मास्टर प्लीज मुझे अपना शागिर्द बना लो। चेन जिंग, चेन यू और मैंग हान यू भी भीड़ में थे। मैंग हान यू मेरी पीठ देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। यही है ना वो? चेन यू ने धीरे से कहा। इसे लड़ना कहां से आया? पास खड़े क्लासमेट ने उसकी तरफ देखा। लड़ना मतलब? कितना फूरड़ शब्द है। चेन यू ने नाक भौएं सिकोड़ते हुए कहा, यह तो बस गली का झगड़ा है, गुंडागर्दी और मारपीट। कितना शर्मनाक है ये सब। उस दोस्त ने चेन यू को एक घूरती हुई नजर डाली और फिर इग्नोर कर दिया। चेन जिंग ने उसके कंधे पर थपकी दी और चेताया, लिन क्वान, ये टीचर 3 बार लगातार जेहो सैंटा चैंपियनशिप जीत चुके हैं। चेन यू को इन कॉम्पिटिशन्स की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? जेहो सैंटा चैंपियन को मात देने में मुझे बस 5 मिनट लगे। एक गली का गुंडा ऐसा कभी नहीं कर सकता। लिन क्वान ने अपना स्टांस वापस लिया। उसकी आंखों में एडमिरेशन भरी थी। तुम्हारे मास्टर कौन है? मैंने सिर हिलाया। वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उनका नाम नहीं बता सकता। लिन क्वान ने देखा कि मैं बात नहीं करना चाहता तो उसने जोर नहीं दिया। क्या तुम्हारी सैंड एसोसिएशन में शामिल होने की इच्छा है? प्रेसिडेंट की कुर्सी भी तुम्हें दे दूंगा। चारों तरफ से हंसी और बातों की आवाजें गूंज उठीं। जेहो सैंडा एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट लिन क्वान खुद थे और वो स्पेशली इस पोजीशन के लिए अपॉइंटेड थे। फिर भी वो किसी ज्यादा काबिल इंसान के लिए और इस नए ट्रांसफर्ड स्टूडेंट के लिए अपनी जगह छोड़ने को तैयार थे। मैंने शांति से जवाब दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, शुक्रिया। लिन क्वान अभी भी हार नहीं मानना चाहता था,
एक बार फिर सोचो, तुम्हारा टैलेंट बस क्लास में बैठकर बर्बाद करना ठीक नहीं। आओ मेरे साथ कंपीट करो, चैंपियनशिप जरूर जीतोगे। नहीं, एक पल सोचने के बाद मैंने जोड़ा, दरअसल मुझे पढ़ाई पसंद है। हालांकि मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, सच में मुझे पढ़ाई की कोई परवाह नहीं थी, भले ही मुझ में सब कुछ तुरंत सीख लेने की क्षमता थी। जिसे इसका फायदा मिला है वो बस चुपचाप अपना ख्याल रखे। मेरा टोन बेहद शांत था, लेकिन मुझसे निकलता एक सुपीरियर का ऑरा चेन यू को डरा गया। मैंने उन्हें और इग्नोर किया और संजी के साथ वहां से चल दिया। श्याओ जीमो अचानक होश में आया। इसे कैसे पता चला कि मैं श्याओ फैमिली से हूं? श्यायू, क्या तुमने इससे मेरा जिक्र किया था? चेन यू ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर इसे कैसे पता चला कि मैं श्याओ फैमिली से हूं? उनके बगल में खड़ी लड़की तुरंत उस दिशा में तेजी से बढ़ गई जिधर मैं गया था। श्याओ जीबो ने पीछे से आवाज लगाई, सिस्टर यान, कहाँ जा रही हो? हुआ यान ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, बस मेरे और संजी के पीछे पीछे चलती रही। जब हम कैंपस के छोटे जंगल वाले हिस्से में पहुंचे, हुआ यान ने जल्दी से कदम बढ़ाकर हमें पकड़ लिया। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। हो फैमिली की इकलौती बेटी हुआ यान 20 इयर्स, जैंगहाओ यूनिवर्सिटी में जूनियर, उन 5 लोगों में से एक जिन्होंने जान जोखिम में डालकर फॉरबिडन जोन में कदम रखा। 3 महीने पहले गलती से बैरियर पार करके मॉन्स्टर टेरिटरी में जा पहुंची, और यही इस सबकी मास्टरमाइंड भी थी। मैंने उदासीनता से पूछा, कहाँ? हुआ यान ने पास के जंगल की तरफ इशारा किया। चलो वहां अंदर। मैंने अपने सीने पर छिपा हुआ वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, फिर हुआ यान के साथ जंगल में चला गया। आसपास के पेड़ इतने घने थे कि बाहर से कुछ भी दिखना मुमकिन नहीं था। हुआ यान ने सावधानी से चारों तरफ नजर घुमाई, कोई नहीं देख रहा था, तो उसने आवाज धीमी कर ली। जैंग फैन, है ना? मुझे पता है तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। 3 महीने पहले क्लाउड एम्पर जो हुआ था वो सब मैंने देखा था। उस वक्त तो मैं बस लोगों को बचाने में लगी थी। तो हुआ यान उस वक्त होश में थी। फिर हुआ यान के चेहरे पर साफ घमंड का भाव आया। तुम नहीं चाहोगे ना कि बाकी लोगों को यह पता चले कि तुम इंसान नहीं हो? सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान के चेहरे को देखते हुए हुआ यान ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। हुआ यान को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हारा राज रखूंगी। मेरे पूरे वजूद से एक तेज और धारदार ऑरा निकलने लगा। वो तीखापन और भी ज्यादा उभर आया, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। पिछले 3 महीनों से वो इमेज हुआ यान की याददाश्त में छाई हुई थी। हुआ यान मुस्कुराई, जैसे जीत पहले से ही तय थी। मेरी हुआ फैमिली चेन फैमिली से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्या सोचते हो? जैसे ही वो फिर हाथ बढ़ाने लगी, मेरी नजर उस पर और ठंडी हो गई। उसके हाथ मुझे छूने से पहले ही मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया और एक किक मारी, जिससे वो उछलकर पीछे जा गिरी। जंगल के बाहर सांजी ने आवाज सुनी और तेजी से अंदर आने लगा। मैंने आवाज लगाई, मैं ठीक हूं, एक पल रुको। हाथ हिलाकर एक बैरियर बनाया ताकि बाहर कोई आवाज न जाए, फिर हुआ यान की तरफ बढ़ा। हुआ यान चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? मैं वहीं खड़ा उसे नीचे देखता रहा। तुम्हें पता था मैं साधारण नहीं हूं, फिर भी मुझे धमकी देने की हिम्मत की। क्या तुम एक पब्लिक सर्वेंट नहीं हो? तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, किसी को मारते कैसे हो? मैंने उसकी बाह पर पैर रख दिया और जोर से दबाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूं। इन सालों में मैंने अपना गुस्सा बहुत रोका है, लेकिन मैं कोई कमजोर नहीं हूं जिसे कोई भी रोनता चले जाए। अब जाकर हुआ यान को सच में डर लगा। वो गिड़गिड़ाने लगी, मैंने गलती की, माफ करो, माफ करो। बस एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया था, मैंने गलती की। जैसे ही मैंने पैर हटाया, मैंने तेज आवाज में कहा, चुप। हुआ यान ने एक भी शब्द आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, दर्द में चीखने की भी नहीं। मैंने बैरियर हटाया और जंगल से बाहर निकलते हुए फोन पर नंबर डायल किया। रिसीवर में धीरे से कुछ शब्द कहे। सांझी ने मुझे अकेले निकलते देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, डॉम चलते हैं। हुआ यान को एक भयंकर किक झेलनी पड़ी थी और उसकी बाह भी टूट गई थी। वो जंगल में जमीन पर पड़ी थी, हिल तक नहीं पा रही थी। सांझी ने जंगल की तरफ एक नजर डाली, फिर मेरे पीछे चल दिया। वो मुझसे काफी दूर खड़ा था, फिर भी मेरी आवाज एकदम साफ सुनाई दी, जैसे सीधे कान में बोल रहा हो। कितनी अजीब बात है। सांझी और मेरे जाने के बाद जंगल में चुपचाप एक शख्स आया। वो स्पेशल ब्यूरो का शांगस्यांग था। शांगस्यांग ने हुआ यान की हालत देखी और हैरानी से मुंह से निकल गया, ये क्या कर दिया? ये देखकर हुआ यान को समझ आया कि ये भी कोई साधारण इंसान नहीं है, तो वो जल्दी से चिल्लाई, वो जियांग फैन, उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, उसने मुझे मारा, मैं उसकी शिकायत करूंगी। शांग झुका, बेचारी, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही सब भूल जाओगी, अब मेरी आंखों में देखो। ये कहते हुए उसने एक हथेली के आकार का ड्रीम कैचर निकाला और हुआ यान की आंखों के सामने 4 बार घुमाया। हुआ यान तुरंत बेहोशी की हालत में चली गई। शांग ने ड्रीम कैचर वापस रखा। हो गया, अब हुआ फैमिली को उसे लेने के लिए बुला सकते हैं। जब शांग ने हुआ यान की पिछले 4 महीनों की सारी यादें मिटा दी, सिर्फ जियांग फैन के बारे में नहीं, बल्कि उसे आज सुबह जो कुछ भी सीखा था वो भी याद नहीं रहेगा। मैं अभी डॉम तक भी नहीं पहुंचा था कि एक मैसेज आया, चीफ जियांग, हुआ यान का मामला हल हो गया है, वीडियो आपको भेज दी गई है। किसी की याददाश्त मिटाने के लिए हमेशा कोई वैलिड रीजन या कम से कम एक फॉर्मल रिपोर्ट जरूरी होती है। शांग जाने ही वाला था कि उसने एक पल के लिए वो वीडियो देखने का फैसला किया।
वीडियो देखने के बाद वो गुस्से से पलटा और हुआयान को 2 और किक्स मारी। नमक हराम, चीफ जियांग को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? सच में दुनिया की कोई समझ नहीं है। गुस्सा निकालने के बाद शैंग शैंग वापस ब्यूरो लौटा। दांत भींचकर कई फॉर्मेशन डायग्राम्स बनाने लगा। डिस्ट्रिक्ट 17 के एनफोर्सर्स जो काम की रिपोर्ट करने आए थे, उसकी हालत देखकर इतने डर गए कि गायब हो गए। छोड़ो, भूल जाओ, ये अभी इतना अर्जेंट नहीं है। हुआयान को सीधे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। हुआयान की मां हॉस्पिटल रूम के बाहर चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। जाओ पता लगाओ, आखिर किसने ये किया? मेरी बेटी को इस हाल में करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हुआयान के पिता ने झड़का। पता लगाना? क्या लगाना है? आज से ये मामला यहीं खत्म, कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। वो अथॉरिटीज का कॉल था। वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी का स्वभाव कैसा है। इस बार जरूर उसने किसी गलत इंसान से पंगा लिया था। हुआयान की मां फिर भी नहीं मानी। तो क्या यान यूं ही सहती रहे? हमने अभी 2 अरब दिए हैं, उनके लोगों को बुलाओ, जांच करवाओ। चुप रहो, ये बात कब्र तक साथ लेकर जाओगी। क्लाउड मिस्ट माउंटेन पर हुए हालिया रेस्क्यू मिशन में 2 लोगों की जान गई थी और कई बुरी तरह जख्मी हुए थे। जाहिर है, जान बचाना मुफ्त नहीं होता। उन 5 अमीरजादों की हर फैमिली को 1 अरब देना पड़ा, सिवाय हुआयान के, जो मास्टरमाइंड थी, उसे 2 अरब चुकाने पड़े। हुआ जैसे अमीर खानदान के लिए भी ये बड़ा नुकसान था। बाकी 3 फैमिलीज तो इससे तबाह हो गईं। लियू रेजिडेंस पर जैसे ही लियू रुयान वापस पहुंची, उसने देखा कि उसके माँ बाप दोनों मौजूद हैं और उनके सामने बैठी थी चेन जिंग। वो नाराजगी से बोली, तुम्हारा चेहरा हर जगह दिख जाता है,